सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मॉडर्न इंडियन लेक्चर सीरीज, जहाँ पे आज लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अबाउट द डच एंड द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था पोर्चुगीज के बारे में, लेकिन अब हमें किसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से नीदरलैंड जो एरिया है वहां से आते हैं डच डच के लोग आते हैं, और साथ में कहाँ के लोग आते हैं? द ब्रिटिशर्स, दैट इज द इंग्लिशमैन। बस एक बार ये देख लेते हैं कि पोर्चुगीज का जो इम्पैक्ट रहा है इंडिया पे, एक बार वो देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहा था पोर्चुगीज का। सो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट फर्स्ट यूरोपियंस जो कि इंडिया के कोस्टल एरिया में आते हैं सबसे पहले, और क्या करते हैं कि यूरोपियन एरा स्टार्ट करते हैं, सो दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस जो कि डायरेक्ट सी रूट से आए थे, डायरेक्ट सी रूट से इन्होंने फाइंड करा, और क्या करा, एक यूरोपियन एरा स्टार्ट करा इंडिया में। फिर ऊपर से क्या करा इन्होंने, नवल पावर इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, यहाँ पे नवल पावर इंडिया में ये लेकर आते हैं। ऑफ कोर्स नवल पावर इंडिया में डिफरेंट जो रूलर्स थे उनके पास रही, लेकिन इतनी स्ट्रांग नवल पावर नहीं थी, यानी इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं थी। ऑफ कोर्स जो चोलास, जैसे चोलास के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो चोलास के पास तो ऑफ कोर्स थी, एक बहुत स्ट्रांग नेवी थी, जिसकी वजह से वो अपने ईस्ट ईस्ट इंडिया या फिर बाकी जो इंडोनेशिया है वहां पे, जो आपका मलई आर्किपेलागो है वहां पे इन्होंने अपना रूल स्थापित करा था चोलास ने। लेकिन इसके अलावा ऐसा सच कोई इतना बड़ा ऐसा कोई अंपायर नहीं आ पाया जिसने नेवी पे इतना ज्यादा ध्यान दिया हो। तो ये जो पोर्चुगीज थे अपने साथ एक ऐसी नवल पावर लेकर आए जो कि बाकी जो इंडिया में रूलर्स थे उसको इंस्पायर करा। जैसे फॉर एग्जांपल मराठास ने भी ध्यान दिया अपनी नेवी पर, जस्ट बिकॉज जो पोर्चुगीज थे, जो यूरोपियंस थे, वो लोग भी अपनी नेवी पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, और इसी नवल पावर की वजह से, इसी नेवी पावर की वजह से ये लोग सक्सेसफुल भी, जो इन्हें सक्सेस मिली वो ऑफ कोर्स इनको इसकी वजह से ही मिली। फॉर एग्जांपल मुगल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, काफी ज्यादा, लेकिन जो मुगल्स थे वो अपनी नेवी पे इतना ध्यान नहीं देते थे। उनको नहीं लगता था कि भाई नेवी पे, या फिर कह सकते हो जो सी है वहां से भी खतरा आ सकता है, तो उनको ऐसा सच नहीं लगता था। और एंड में क्या होता है, कुछ सालों बाद मुगल मुगल एरा भी खत्म होता है, ब्रिटिशर्स जो है अपना पूरा साम्राज्य बना के रखते हैं। तो वो खैर बात की बात है, वो हमें बाद में देखना है। फिर ये सबको समझ आ गया कि पोर्चुगीज ने क्या करा, एक यूरोपियन एरा स्टार्ट करा, और क्या मार्क करा, एक इमरजेंस ऑफ नेवल पावर। तो फिर इसके बाद बात करी जाए, जो पोर्चुगीज थे ये अपनी शिप्स में क्या लेकर जाते थे, कैनन लेके जाते थे। और ये इनका पहला ऐसा स्टेप था, मतलब कैनन यानी तोप लेकर जाते थे, क्योंकि इनको क्या करना था, मोनोपोली बनानी थी ट्रेड में। क्या बनानी थी? मोनोपोली बनानी थी, मतलब ट्रेड तो करना ही था, साथ में इन्हें मोनोपोली बनानी थी कि भाई हम ही राजा रहेंगे, अगर ट्रेड करेंगे तो हम ही करेंगे। तो इस तरह से इनका फंडा था। और ये जो कैनन ले जाना, बाकी आर्म्स का यूज करना, फोर्स का यूज करना, शिप्स को, दूसरे की शिप्स को डुबा देना अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहे, तो ये क्या करते थे, थ्रेट का यूज करते थे या फिर सीधा एक्चुअल फोर्स का यूज करते थे अपनी मोनोपोली बनाने के लिए। फिर इन्होंने क्या क्या करा, इन्होंने मिलिट्री इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करी। क्या करी? मिलिट्री इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करी। जैसे आर्मर, जो बॉडी आर्मर है वो इंट्रोड्यूस करा, जैसे मैचलॉक मैन। अब मैचलॉक क्या है? मैचलॉक बेसिकली एक तरह की पुराने जमाने की बंदूक होती है, जिसमें ये जिस तरह से एक तरह से कारतूस लगा रहता है, और इसको या तो ट्रिगर से एक्टिवेट करा जाता है या कोई और इसका मैकेनिज्म होता होगा, बट इतना याद रखिए पुराने जमाने की बंदूक रहती है। और ये क्या करते थे, इतनी बड़ी इनकी शिप्स होती थी कि बहुत सारा कारतूस, जो आर्म्स होती है अलग अलग, वो अपने शिप्स में ही लेकर आते थे, मतलब जो लड़ने झगड़ने का इनका सामान होता होगा, ठीक है, जो वॉर में यूज करते होंगे, अपने जितने भी वेपन्स हैं वो सारे ये अपने शिप्स में ही लोड करके लाते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जो मुगल थे वो यूज करते थे आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप। क्या यूज करते थे? आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप। सो मुगल्स यूज करते थे आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप, और कहा जाता है कि ये जो मुगल्स ने यूज करा आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप, ये इन्होंने कह सकते हो मोटिवेशन लिया है, या फिर किससे हेल्प लिया होगा इन्होंने? ऑफ कोर्स किससे लिया होगा? पोर्चुगीज से ही लिया होगा, क्योंकि पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन जिन्होंने आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप यूज करी। अब आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप क्या होती है? बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कैवलरी होती है, यानी जो घुड़सवार होते हैं, जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये बैठते हैं और यहाँ पे इनके पास बंदूक हो सकती है, एक बो एंड एरो हो सकता है, ठीक है, धनुष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे ये लोग वॉर में अपने दुश्मन के साथ लड़ते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आर्टिलरी ऑफ द स्टीरअप। तो ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा पोर्चुगीज ने जब ये इंडिया में है। फिर पोर्चुगीज जो थे, ये मल्टी डेक्ड शिप यूज करते थे, यानी सिंगल डेक शिप नहीं करते थे। देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है। तो ये मल्टी डेक
शिप यूज करा करते थे। काफी बड़ी शिप्स होती थी उस जमाने के हिसाब से, काफी बड़ी शिप्स होती थी जो कि हेविली कंस्ट्रक्टेड होती थी और हेविली आर्म्ड होती थी। यानी हर पूरी वेपन्स से जो थी वो शिप वो लदी हुई होती थी। ठीक है। फिर ऊपर से ये इन्होंने क्या यूज करा, इन्होंने कैसल्ड प्रो यूज करा और स्टर्न यूज करा। तो कैसल्ड प्रो और स्टर्न क्या है, बेसिकली शिप का ही पार्ट होता है। शिप का जो ये वाला बैक वाला, ये जो ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको स्टर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको स्टर्न बोला जाता है। तो इन्होंने, सो दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने कैसल्ड प्रो एंड स्टर्न यूज करा। ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, इनको बहुत आसानी होती थी किसी पर हमला करने की, ठीक है, अपनी शिप्स को अच्छे से कंट्रोल करने की। तो ये इनकी एडवांसमेंट थी जो ये इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है। फिर ऊपर से काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज, इनकी जो भी पार्टी रहती थी वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज होती थी। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की जो प्रोसेस था वो बहुत ज्यादा इन्होंने महारत हासिल करी हुई थी। फिर ऊपर से ये जो रॉयल आर्सनल्स और डॉकयार्ड्स थे वो काफी अच्छे से मेंटेनेंस इसकी रखते थे, और एक रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स इन्होंने बना रखा था। मैपिंग का एक रेगुलर सिस्टम था। ठीक है। जिसको ये यूज करते थे फोर्स लगाने में प्राइवेट मर्चेंट के अगेंस्ट। मतलब ये जो इतना सारा तामझाम करते थे, उस उससे ये किस चीज में सक्सेसफुल होते थे, फोर्स का यूज करने में। मतलब दूसरे जो जो मर्चेंट्स होते थे, जो मर्चेंट शिप्स होती थी, उस पे ये क्या करते थे, उस पे फोर्स लगाते थे। और फोर्स मतलब थ्रेट, एक तरह से थ्रेट देते थे, और अपनी मनमानी जो भी उन्हें करवाना है, पैसे लेने हैं उनसे, या उनको ट्रेड करने से ही पूरा का पूरा रोक देना है, तो ये इस चीज को उसमें यूज करते थे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज पढ़ रहे हैं। फिर जो मिशनरीज और चर्च से जो लोग आए थे पोर्चुगीज, तो वो ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी में तो लोगों को कन्वर्ट कर ही रहे थे, उनका जो मेन मकसद था। लेकिन साथ में वो क्या थे, वो पेट्रॉन्स थे इंडिया में, आर्ट ऑफ जैसे मतलब पेंटिंग के पेट्रॉन्स थे। ठीक है। कार्वर और स्कल्पटर के भी ये लोग पेट्रॉन्स थे। यानी मतलब मूर्ति जो बनाते थे, स्टैचूज जो बनाते थे, पेंटिंग आप देखोगे उस एरा की पेंटिंग जो है, वो मिशनरीज एंड जो चर्च है वहां पे, मतलब उसने काफी ज्यादा इस चीज में योगदान करा है। जो मिशनरीज और चर्च चर्च के लोग हैं, सबको समझ आ रहा होगा। तो दे वर द टीचर्स, एंड वो टीचर्स तो थे ही वो लोग, और साथ में क्या थे, पेट्रॉन्स थे इंडिया में। ठीक है। किस चीज के, द आर्ट ऑफ द पेंट, कार्वर एंड स्कल्पचर। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये इनका योगदान रहा। फिर बात करी जाए, अब सीधा आते हैं नेक्स्ट उस पे। तो अब आते हैं डच। तो बेसिकली नीदरलैंड से जो लोग आए, ठीक है, वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको द डच, मतलब इन लोगों को डच ही कंसीडर करा जाता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो सबसे पहले क्या है, कॉर्नेलिस दी हूथमैन। ये जो ये मैंने इमेज अटैच करी है, ये कौन है, कॉर्नेलिस दी हूथमैन। ये क्या करते हैं, ही वॉज अ फर्स्ट डचमैन। ये ऐसे पहले डचमैन थे जो कि सुमात्रा आते हैं और बंतम आते हैं। सुमात्रा और कहाँ पे आते हैं, बंतम आते हैं 1596 में। ठीक है। तो पोर्चुगीज सबसे पहले कब आए थे इंडिया में, 1498 में, वास्को द गामा। और डच कब आते हैं इंडिया में, डच आते हैं कहाँ पे, इंडिया में ऑफ कोर्स नहीं आते। ये सुमात्रा और जो बंतम एरिया है वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स है। और इंडोनेशिया उस जमाने में जावा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, जावा के नाम से जाता था। तो इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स पे जो है ये कॉर्नेलिस दी हूथमैन पहुंचते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने ऑफ कोर्स इंडिया को भी डिस्कवर कर ही लिया होगा। तो इंडिया डायरेक्ट तो नहीं, मतलब इंडिया को छोड़ के तो मिस करके तो नहीं आए होंगे। तो ऑफ कोर्स इन्होंने इंडिया भी डिस्कवर करा होगा। और साथ में क्या है, जो मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले कहाँ लैंड हुए, सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया के पार्ट हैं। फिर 1602 में जो स्टेट्स जनरल था नीदरलैंड का, स्टेट जनरल जो था नीदरलैंड का, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को, ठीक है, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को एक मतलब एक तरह से अमलगमेट कर दिया, सबको जोड़ के एक कंपनी बनाई। जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। इस जिस कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स। तो जो ब्रिटिशर्स वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड से, ये दोनों एक ही है। जो मैं बोल रहा हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो जो स्टेट्स जनरल था किसका, नीदरलैंड का, उसने बहुत सारी कंपनीज को जोड़ दिया और एक सिंगल कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। और इस कंपनी को क्या पावर दी इन्होंने, इन्होंने बोला कि भाई आप जाइए, आप युद्ध लड़िए, आपको युद्ध लड़ना है तो, ठीक है, ट्रीटी साइन करनी है, संधि करनी है वहां के लोकल रूलर से। इंडिया और जो इंडोनेशिया जो बाकी रीजन है, ईस्ट वाला रीजन है, वहां पे संधि करनी है, संधि करिए, ट्रीटीज करनी है, ट्रीटीज करिए। और टेरिटरी कब्जा करनी है तो टेरिटरी कब्जा करिए।
और फोर्ट बनाने हैं, इरेक्ट करने हैं, फोर्ट्रेसेस, तो वो भी करिए। तो ये क्या है, ये किसने बोला, ये मतलब जब इन्होंने इस कंपनी बनाई तो इस कंपनी को ये सारी इन्होंने पावर दी। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये इस कंपनी का क्या था, ये इस कंपनी का लोगो था, ठीक है। ऑफ कोर्स ये नीदरलैंड का मैप, नीदरलैंड का फ्लैग भी है, और यहाँ पे मैप भी अटैच्ड है। फिर आगे बात करी जाए, तो इंडिया में सबसे पहले जो डच सेटलमेंट थी, वो सबसे पहले सबसे पहली फैक्ट्री डच लोगों ने कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम में बनाई। कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम में, जिसको क्या बोला जाता है, मछलीपट्टनम, क्या कहा जाता है, मछलीपट्टनम, पट्टनम। तो ये बेसिकली आंध्रा का पार्ट है। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या करा, एक सेटलमेंट बनाई, एक फैक्ट्री बनाई। क्या बनाई, एक फैक्ट्री बनाई। सो फर्स्ट फैक्ट्री जो थी डच डच की, तो वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने सेटअप करी। फिर इन्होंने नागापट्टनम, जो कि मद्रास के नियर का एरिया है, जो मद्रास के पास का एरिया है, उसको इन्होंने कैप्चर करा पोर्चुगीज से। किससे किससे कैप्चर करा, पोर्चुगीज से इन्होंने कब्जाया क्या, नागापट्टनम एरिया, जो कि मद्रास के नियर में था, ठीक है। और उसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, उसको एक तरह से अपना बेस बना लिया साउथ इंडिया में। तो नागापट्टनम वॉज देयर काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। किसका बेस था ये डच सेटलमेंट्स, या फिर डच से जो डच लोगों का था, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अगर फिर क्या करा इन्होंने, जो डच थे, इन्होंने स्टैब्लिश करी अपनी फैक्ट्रीज कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, यहाँ तक ये अपना रीच अपनी पहुंचा चुके थे। इन 1609 इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी पुलिकट में, जो कि था किसमें, नॉर्थ ऑफ मद्रास में, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज बनाई, सूरत में, बिमलीपट्टम में, कराईकल में, चिंसुरा में, बारानगर में, कसिम बाजार में, जो कि मुर्शिदाबाद के पास में था, बालासोर उड़ीसा, पटना, ठीक है, नागपट्टनम, कोचिन। इतनी सारी जगहों पे इन्होंने क्या करा, अपनी प्रिंसिपल फैक्ट्रीज बनाई। किसकी बात करें, हम डच की बात कर रहे हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। हो सके तो मेरे लेक्चर 1.25x या फिर 1.5x पे देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग सेम रहेगी, बट आपको लोगों की लेक्चर की स्पीड जो है बढ़ जाएगी। फिर ये जो है मैंने मैप अटैच करा हुआ है, इसमें सारी ही जितनी भी फैक्ट्रीज जो भी यूरोपियंस थे उन्होंने सेटअप करी थी 1498 से 1739 तक, वो सारी की सारी मैप आउट करी हुई है, ठीक है। तो इंग्लिश सेटलमेंट का जो मैप है वो ये लगा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ जो इंग्लैंड है उसका। फ्रेंच सेटलमेंट का मैप ये है, डच सेटलमेंट का मैप ये है, ठीक है। डेनिश सेटलमेंट का मैप ये है। तो अभी हम डेनिश सेटलमेंट पढ़ रहे हैं, सॉरी, अभी हम डच सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डच सेटलमेंट जो है, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैप में, जैसे मसूलीपट्टनम मैंने बताया, पुलिकट मैंने बताया, ठीक है, नागपट्टनम मैंने बताया। तो ये सारे मैप एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, इसको पॉज करके। जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बता दिए हैं, तो दोबारा बताने की आगे जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको मैप में देखना है तो मैप में देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेड किस चीज में करा करते थे, ये ट्रेड करा करते थे इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग में। किस में ट्रेड करते थे, इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिगो मैन्युफैक्चर कराते थे। इंडिगो क्या था, इंडिगो एक तरह की डाई थी। इंडिगो एक तरह की डाई थी, जिससे जो है कपड़े में, बाकी जगह में यूज होता था, ठीक है, कलरिंग पर्पसेस के लिए। और इसको कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे, ये यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये यूपी बिहार में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर चुके थे। फिर ये किस में डील करते थे, ये टेक्सटाइल्स और सिल्क में डील करते थे, जो कि बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल एरिया से ये कह सकते हो एक्सट्रैक्ट करते थे। फिर ये सॉल्ट पीटर भी यूज यूज करते थे। कहाँ से इसको लेते थे, बिहार से लेते थे। और ओपीएम और राइस ये कहाँ से लेते थे, गंगा वैली से। तो इन सब आइटम्स में, इन सब जो है सामान मैंने आपको बताया, इन सब चीजों में ये ट्रेड करा करते थे। इंडिगो हो गया, सॉल्ट पीटर, ओपीएम एंड राइस, जो सिल्क है, टेक्सटाइल्स है, इन सब चीजों में ये लोग डील करा करते थे, ट्रेड करा करते थे। अब बात करी जाए कि जो डच थे, इनकी राइवलरी होती है, जो डच थे इनकी राइवलरी होती है इंग्लिश पीपल से। किससे होती है, इंग्लिश पीपल से या फिर ब्रिटिशर्स से। क्योंकि सेम टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिशर्स थे, सेम टाइम पीरियड में करीबन सन 1600 से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो तब से लेकर ये जो डच है और जो इंग्लिश पीपल है, इनके आपस में क्या होती है, इनके आपस में लड़ाई और वॉर्स होते हैं अलग अलग। क्योंकि वही ऑफ कोर्स जो इंग्लिश भी थे, उनका भी एक ही मकसद था, ठीक है। उनको भी मोनोपोली बनानी थी। इंग्लिश को भी, जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी मोनोपोली बनानी थी।
डच को भी मोनोपोली बनानी थी, उनको भी ट्रेड करना था, इनको भी ट्रेड करना था। ठीक है, वो भी यूरोपियंस थे, ये भी यूरोपियंस थे, वो ये लोग भी प्रॉफिट चाहते थे, वो भी प्रॉफिट चाहते थे। ठीक है, उन इनको भी टेरिटरी अपनाने का कह सकते हो परमिशन मिली हुई थी, टेरिटरी पे कब्जा करने की परमिशन मिली हुई थी, और ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को भी टेरिटरी कब्जाने की परमिशन मिली हुई थी। तो इन सब कारणों की वजह से जब इतने बड़ा कह सकते हो आपका कंपटीशन हो, तो आपस में क्या होगी, वॉर्स ही होंगे। तो इनके भी ऑफ कोर्स वॉर्स हुए। ठीक है, और इनके इतने सारे वॉर्स हुए। ठीक है, जो कि एंड में जाके ये सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम देखते हैं कैसे। सो अब होता क्या है, एक जो इनकी जो दुश्मनी थी वो बिल्कुल क्लाइमेक्स में आ जाती है। कहाँ पे, अम्बोइना करके एक जगह है इंडोनेशिया में। कहाँ पे, अम्बोइना करके जगह है इंडोनेशिया में। जब जो है डच लोग क्या करते हैं, डच लोग कैप्चर कर लेते हैं पोर्चुगीज को। किससे किससे किसको कैप्चर करते हैं, पोर्चुगीज को कैप्चर कर लेते हैं। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गलत बोला है एक्चुअली मैंने। तो ये डच लोग क्या है, कैप्चर कर लेते हैं किसको, या फिर मार देते हैं 10 इंग्लिशमैन को। किसको, 10 इंग्लिशमैन को मार देते हैं, और साथ में 9 जैपनीज को मार देते हैं। तो जैपनीज तो खैर इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही 10 इंग्लिशमैन को मार देते हैं, तो ब्रिटिशर्स जो थे काफी ज्यादा उनके अंदर आक्रोश आ जाता है। और आक्रोश आने की वजह से क्या है, इनके बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाता है। और बाकी आगे देखते हैं। सो जैसे ही ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है, ठीक है, चलता रहता है, तो फिर एंड में क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होती है 1667 में, ब्रिटिशर्स और इनके बीच में, डच डच पीपल के बीच में। तो ये इनके बीच में जो सेटलमेंट ये होती है कि जितनी भी टेरिटरीज थी डच लोगों की इंडोनेशिया में, ठीक है, वहां पे ब्रिटिशर्स जो है अपना कोई क्लेम नहीं रखेंगे। वहां पे ब्रिटिशर्स जो है अपना कोई क्लेम नहीं रखेंगे। और जितनी भी जो डच डच लोगों ने इंडिया में जितनी भी टेरिटरी बना रखी थी, उस पे जो जो भी इनकी फैक्ट्रीज थी, वो उस पे, तो उस पे डच लोग अपना क्या है, अपना क्लेम नहीं करेंगे। यानी जो डच है वो रिटायर हो जाएंगे इंडिया से, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे कहाँ से, इंडोनेशिया इंडोनेशिया से। क्योंकि डच का फायदा इंडोनेशिया में ज्यादा हो रहा था। इतना कॉम्पिटिशन एज सच नहीं था एज कम्पेयर टू इंडिया में, जितना उन्हें कॉम्पिटिशन मिल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, आपस में एक तरह से ट्रीटी साइन कर दी कि भाई आप ऐसा करिए, आप रखिए इंडोनेशिया, और हम रखेंगे इंडिया। ठीक है, तो ये इन्होंने इनकी इनकी जो वॉर थी, एंग्लो डच राइवलरी है, इसके बारे में मैंने बताया। और जो मैं एम्बोयना के बारे में बात बता रहा था, ये क्या है, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसमें क्या था, ये डच जो लोग थे उन्होंने जो है कैप्चर करा था इसको पोर्चुगीज से 1605 में। ठीक है, पोर्चुगीज से कैप्चर करा था इन्होंने 1605 में। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि किस तरह से डिक्लाइन हुआ था किनका, पोर्चुगीज का। क्योंकि जो डच थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे थे इन लोगों को। सो जो डच लोग थे, ठीक है, ये इन्होंने मोनोपलाइज कर दिया था। ब्लैक पेपर और स्पाइसेस का जो ट्रेड था, उसको उस पे अपनी मोनोपोली बना ली थी इन्होंने। और ज्यादातर इंडियन कमोडिटीज ये किस चीज में डील करते थे, सिल्क में, कॉटन में, इंडिगो, राइस एंड ओपियम में ये लोग डील करते थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया कि इनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, डच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या संधि हुई, इनके बीच में ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हुआ कि भाई जो डच है वो अपना फोकस रखेंगे इंडोनेशिया में, और जो ब्रिटिशर्स है वो अपना फोकस रखेंगे इंडिया में। और जो डच है वो रिटायर हो जाएंगे इंडिया से, यानी अपनी जो सारा कंसंट्रेशन है वो इंडिया से हटा देंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, इंडोनेशिया में, क्योंकि वहां से इन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। सो डिक्लाइन ऑफ द डच इन इंडिया की अगर बात करी जाए, सो जो डच थे, ठीक है, वो जो है ट्रेड स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, मलई आर्किपेलागो में। कहाँ पे, मलई आर्किपेलागो में। ठीक है, या मलई आर्किपेलागो कहते होंगे इसे। ठीक है, तो अब ये आर्किपेलागो क्या होता है, आर्किपेलागो क्या होता है, ये बेसिकली आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब मलई आर्किपेलागो की अगर मैं बात करूं, तो ये कहाँ पे है, एक बार देखते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कहाँ पे। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये क्या है, मलई आर्किपेलागो। क्या है, मलई आर्किपेलागो। तो इस मलई आर्किपेलागो में जो है जो डच है अपना ज्यादा फोकस रखते हैं, और जो ट्रेड है वो ये यहाँ से करते हैं, स्पाइसेस का। ठीक है, ब्लैक पेपर हो गया, बाकी जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, ये जो स्पाइस आइलैंड्स भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये मलई आर्किपेलागो में ज्यादा अपना ट्रेड कंसंट्रेशन करते हैं। फिर ऊपर से जो थर्ड एंग्लो डच वॉर था,
ठीक है, उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट्स ऑफ बॉम्बे जो है कट हो जाती है। यानी जो कम्युनिकेशन थी सूरत और न्यू इंग्लिश सेटलमेंट के बीच में, कम्युनिकेशन जो है कट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो थ्री होम बाउंड इंग्लिश शिप्स थी वो कैप्चर कर लेते हैं कौन, डच फोर्सेस। कौन कैप्चर कर लेते हैं, डच फोर्सेस। तो सबको समझ आ रहा होगा कि जो थर्ड एंग्लो वॉर था उसमें जो, मतलब जो थर्ड एंग्लो वॉर, एंग्लो डच वॉर था, यानी एंग्लो मींस जो ब्रिटिशर्स और डच के बीच में जो लड़ाई हो रही थी सूरत में, थर्ड वॉर जो था इनके बीच में जो, उसमें क्या हुआ था, इंग्लिश सेटलमेंट्स जो थी, बॉम्बे वाली इंग्लिश सेटलमेंट्स थी जो बॉम्बे वाली, वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है अपनी इंग्लिश शिप्स से, जो कि कैप्चर कर लेते हैं कौन, डच फोर्सेस। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो ये इनके वॉर के बारे में बताया। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये लोग जो डच लोग हैं इंग्लिश शिप्स पे अपना कब्जा कर लेते हैं, इंग्लिश शिप्स पे, बे ऑफ बंगाल में जो इंग्लिश शिप्स होती है उस पे कब्जा कर लेते हैं, थ्री थ्री जो होम बाउंड इंग्लिश शिप्स थी उस पे कब्जा कर लेते हैं, तो रिटेलिएशन में इंग्लिश जो है क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं डच को। ठीक है, इन द बैटल ऑफ हुगली, क्या करते हैं, इन द बैटल ऑफ हुगली। और ये कब होती है, नवंबर 1759 में। तो ये क्या पढ़ रहे थे हम, एंग्लो डच राइवलरी का ही पार्ट है ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, कि जो डच लोग थे उन्होंने थ्री इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लिया था बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। उसके रिटेलिएशन में इंग्लिश जो है बहुत तगड़ी हार देते हैं, इनको डच को हरा देते हैं। इन द बैटल ऑफ हुगली 1759 में ये वॉर होती है। और इसकी वजह से जो है, इसकी वजह से सबसे खतरनाक, इस सबसे बड़ा जो है क्रशिंग ब्लो लगता है डच के एम्बिशंस इन इंडिया। जो डच है वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत तगड़े कंटेंडर्स हैं, एक पोर्चुगीज भी हैं, फिर ब्रिटिशर्स भी हैं। ठीक है, अब फ्रेंच पीपल भी देखोगे तो वो आगे देखना है क्या हमें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, इनका डिक्लाइन हो जाता है इंडिया में। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, थर्ड थर्ड एंग्लो डच वॉर के बाद इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ऊपर से ये मैंने बताया था कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, विद द ब्रिटिशर्स की, भाई हम इंडोनेशिया पे फोकस करेंगे और आप इंडिया पे फोकस करिए। तो ऊपर से इनका जो है, मैंने बताया कि इनका जो है एम्पायर बिल्डिंग का कोई ऐसा मकसद नहीं था इंडिया में। ठीक है, इनको सिर्फ ज्यादा मतलब किस चीज से था, ट्रेड, कि भाई हमें तो ट्रेड करना है जी। ठीक है, और इनका मेन इंटरेस्ट कहाँ पे था, इनका मेन इंटरेस्ट था स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। जो स्पाइस आइलैंड थे इंडोनेशिया के, इनका जो मेन मकसद है वो वहां पर था। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे और कंपटीशन जो है इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रांग था बाकी यूरोपियन फोर्सेस के साथ। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये डच ईस्ट इंडीज, ये मैंने मैप में दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ तक इनका रूल था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने पूरा ये इंडोनेशिया वाला रीजन जो है कैप्चर करा हुआ था, मलई आर्किपेलागो का। मलई आर्किपेलागो मैंने आपको बता ही दिया है कि मलई आर्किपेलागो क्या था, ये मैंने मैप में बताया था। आर्किपेलागो या आर्किपेलागो जो है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, या फिर एक चेन ऑफ आइलैंड्स भी होता है। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो जो मलई आर्किपेलागो वो है किसके बीच में, साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आई होप सबको समझ आ गया होगा इतना। सो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा डच के बारे में। अब हमें स्टार्ट करना है द इंग्लिश, यानी द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आते हैं और अपना पूरा का पूरा एक साम्राज्य बनाते हैं, वो हमें पढ़ना है। ये हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 3 में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं आज की, डच जो है किस तरह से एक एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करते हैं अपनी इंडिया में, और फिर किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड है वो उनको बहुत तरह से, एक बहुत बुरी तरह से हरा देती है। और उनके जो एम्बिशंस हैं इंडिया इंडिया में वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या है कि वो इंडिया पे कंसंट्रेट ना करके वो सीधा कहाँ कंसंट्रेट करते हैं, इंडोनेशिया वाले या जो स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया है वहां पे, क्योंकि इनको काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। सो इनकी इतनी ही कहानी थी। जो मेन कहानी हमें पढ़नी है वो इंग्लिश के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में पढ़नी है, इंग्लिश के बारे में पढ़नी है, यानी द ब्रिटिशर्स हु केम टू इंडिया। ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में।